हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आप सभी लोगों को पता है कि मैं आजकल अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर ज़्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि हो ही कुछ ऐसा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं ज़्यादा घटित हो रही हैं और इस वजह से उनको डिस्कस करना ज़रूरी हो गया है। इस वीडियो में भी मैं एक अंतर्राष्ट्रीय घटना का ही जिक्र करने जा रहा हूं। यह बेलारूस और रशियन फेडरेशन से संबंधित है। आप सभी लोगों को पता है कि बेलारूस एकमात्र ऐसा देश है जो नैम का सदस्य, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का सदस्य है, और यह यूक्रेन के पास यानी यूरोप में पड़ता है। पोलैंड भी इसके पश्चिम में आता है और यूक्रेन भी है, रूसी फेडरेशन भी है, ये इसके पड़ोसी देश हैं। तो इसमें पोलैंड जो है वो पूरी तरह से यूरोप में है। उसी की सीमा पर एक जमीन उपलब्ध कराया है बेलारूस ने रूस को। बेलारूस और रूस में बहुत पड़ती है। बेलारूस में ही मिलिट्री एक्सरसाइज यानी सैन्य अभ्यास के दौरान जो है व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का फैसला लिया था और सैन्य अभ्यास के बहाने हमला कर भी दिया था। अमेरिका को इसका अंदाजा था, इसका अंदेशा था, इसकी सूचना उसने यूक्रेन को दी भी थी। तो इसके बारे में पहले भी हम लोग वीडियो बना चुके हैं। लेकिन पोलैंड जो पश्चिमी सीमा पर स्थित है इसके बेलारूस के, उसी के पास एक ज़मीन का टुकड़ा उपलब्ध कराया बेलारूस ने रूस को कि भाई आप यहाँ ड्रोन बनाने की फैक्ट्री लगाइए। यही नहीं, बेलारूस ने जरूरी साजो सामान भी उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि रूस को इसमें केवल ड्रोन डेवलप करने में जितना खर्च आएगा बस उतना ही पैसा लगाना है, क्योंकि ज़मीन तो बेलारूस की ज़मीन ही सबसे महंगी होती है। बेलारूस ही उपलब्ध करा रहा है और ज़रूरी साजो सामान यानी फैक्ट्री में लगने वाले अन्य उपकरण भी वही उपलब्ध करा रहा है बेलारूस ही। तो रूसी फेडरेशन यानी व्लादिमीर पुतिन को बहुत कम खर्च करना पड़ेगा। इससे यूरोप के जो नाटो सदस्य है खास करके उनकी नींद उड़ी हुई है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों के खिलाफ इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। तो नाटो के जो सदस्य देश हैं वो खौफ ज़दा हैं। इसी से संबंधित यह वीडियो भी है। आप लोगों को पता है कि बेलारूस में सबसे अधिक 91% लोग वहाँ ईसाई धर्म का पालन करते हैं और सबसे अधिक यानी 85% से ज़्यादा लोग वहाँ बेलारशियन लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। वही वहाँ की लोकल और ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। उसके बाद 7.5% लोग रूसी भाषा भी बोलते हैं और उसके बाद लगभग 2% से भी कम उक्रेनी भाषा बोलने वाले लोग हैं। 2.8% लोग वहाँ अन्य यूरोपीय भाषाएं बोलते हैं जो कि मिक्स्ड होती हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं बेलारशियन जो लैंग्वेज है वो स्लाविक लैंग्वेज का ही एक परिमार्जित रूप है, एक सुधरा हुआ रूप है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि बेलारूस ने और रूस में जो प्रगाढ़ मित्रता है उसका सीधा सीधा लाभ रूस को मिलता रहा है शुरू से ही। रूस ने इस बार भी इस फैक्ट्री को बनाने की सहमति दे दी है और बेलारूस ने इसके लिए यूरोप की सीमा के पास ही माने पोलैंड के पास ही एक ज़मीन उपलब्ध करा दी है, जिससे पोलैंड भी अभी हाल में वह नाटो का सदस्य। नाटो में पहले 28 देश हुआ करते थे, 4 बढ़ गए हैं, 32 की संख्या हो गई है। नाटो का गठन आपको बता ही दिया कि कम्युनिस्ट देशों को कैसे कंटेन किया जाए, इसके लिए अप्रैल 1949 में अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के उत्तराधिकारी राष्ट्रपति के निर्देश पर हुआ था। दूसरे शब्दों में उनकी पहल पर हुआ था, आप कह सकते हैं, निर्देश पर नहीं, उनकी पहल पर हुआ था। और इसमें यूरोप के अधिकांश देश इसके सदस्य देश हैं नाटो के। यह मुख्यतः एक मिलिट्री संगठन है, मिलिट्री संधि है, ट्रीटी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी मोटे तौर पर इसमें अटलांटिक उत्तर में आने वाले सभी देशों को शामिल किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें
वास्तव में यूरोप के लोग हैं, यूरोप के पास तो अटलांटिक है नहीं, अटलांटिक तो अमेरिका और कनाडा के पास है। तो वहाँ यूरोप और अमेरिका के एक दूसरे से अलग करने के लिए अंध महासागर है, यानी अटलांटिक ओशन है। तो उत्तरी अटलांटिक अटलांटिक के पास कनाडा और अमेरिका के पश्चिम में है, और पूरब में जो देश हैं उसमें ब्रिटेन वगैरह आते हैं। तो पूर्वी देशों के अतिरिक्त भी बहुत सारे यूरोपीय देश हैं जिसका अटलांटिक से संबंध नहीं है, यानी अटलांटिक के तट पर स्थित नहीं है, वो भी इसके सदस्य देश हैं। लेकिन मोटे तौर पर ये संगठन एक मिलिट्री संगठन ही है, मिलिट्री संधि ही है, जिसका उद्देश्य ही था अमेरिका के निर्देश में या अमेरिका के नेतृत्व में कम्युनिस्ट देशों के उत्थान को रोकना या उनके राइज को रोकना। रूस ने कॉमिकान कंट्रीज का एक संगठन बनाया था, बाद में वह संगठन भंग हो गया, यानी जिसमें बाद में चल करके चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, ये सभी कम्युनिस्ट शासित देश थे। लेकिन धीरे धीरे उनका पतन हो गया और बहुत सारे तो मिल भी गए। अब उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया नहीं मिल पाए। उत्तरी कोरिया तो आज भी कम्युनिस्ट शासन है, कम्युनिस्ट कंट्री है, और दक्षिण कोरिया एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, यानी पूंजीवादी देश है। लेकिन मोटे तौर पर वियतनाम मिल गया, चेकोस्लोवाकिया का विघटन हो गया, यूगोस्लाविया का भी विघटन हो गया, बहुत सारे देशों का विघटन भी हो गया। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी से मिल गया, जर्मनी हो गया वो पूरा। 1989 नवंबर में ही ये दीवार गिर गई थी। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कम्युनिस्ट शासन का तो सफाया हो गया, लेकिन पूंजीवादी देश आज भी हैं। अब जैसे जर्मनी है और बेल्जियम है, ये भी नाटो के सदस्य देश हैं। एशिया और यूरोप में कॉमन टर्की इसका सदस्य देश है। बहुत सारे देश इसके सदस्य देश हैं, और इसकी धारा 4 सेक्शन 4 के अनुसार अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो समूचे देश पर हमला माना जाएगा। तो यानी समूचे संगठन के सभी देशों पर हमला माना जाएगा। तो सभी देश मिलकर के उस देश का जिसने कि नाटो के किसी देश पर हमला किया है उसका प्रतिकार करेंगे। खैर, बेलारूस के इस हरकत के बाद से यूरोप में हड़कंप है। यूरोप के अधिकांश देशों की नींद उड़ी हुई है, कहीं रूस ड्रोन का निर्माण करके हम इन लोगों के विरुद्ध इसका इस्तेमाल न करे। इसको लेकर के काफ़ी लोगों में नाराज़गी भी है और गुस्सा भी है बेलारूस के प्रति। खैर, देखना है कि आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।